गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई हो रही है? चलिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में कुछ बातें समझेंगे। आज बेसिक क्लास रहेगी क्योंकि बेसिक ही समझने में टाइम लग जाता है। ठीक है, फंडामेंटल समझेंगे, देन उसके आगे जो भी है। और मैं फिर बता दूं बेटा, इस जो वाला जो चैप्टर है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से 10 नंबर तक का आ जाता है कई बार इस चैप्टर से। ठीक है, और दूसरी बात, इस चैप्टर को सीक्वेंस में ही समझना, सीक्वेंस, बीच में से एकदम भागम भाग मत करना। जैसे आज ये बेसिक चैप्टर मतलब बेसिक लेक्चर रहेगा, ये पूरा बेस तैयार करेगा कि आगे के जो टाइट्रेशंस हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक है ना, हमको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है। वॉल्यूमेट्रिक यहां से बात समझ में आ रही है। जो बच्चे हिंदी के हैं उन्होंने इसको आयनात्मक विश्लेषण के हिसाब से पढ़ा होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? यहां पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, पानी होता है, पानी के अंदर केमिकल होता है, उसकी वॉल्यूम का मेजरमेंट करके ये पता लगा लेते हैं कि किसी केमिकल की क्वांटिटी उसके अंदर कितनी है। सिंपल भाषा में बात कही जाए, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये हमारी केमिस्ट्री में बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके और डिटेल में जाएंगे। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये वर्ड्स अपने आप में क्या कहना चाह रहा है, शब्द का समझना बहुत जरूरी है। शब्द पकड़ लोगे तो टॉपिक अपने आप क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब हम सबको पता होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। जैसे पानी है, कुछ भी है, सब्सटेंस है, उसके द्वारा कितना स्पेस लिया गया है। ठीक है, मैट्रिक रिलेटेड टू मेजरमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक क्या हो गया, रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करके किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। इसी का दूसरा नाम है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं इसे, कंफ्यूज मत करना, टाइट्रीमेट्रिक। ठीक है, टाइटर प्लस मैट्रिक। तो टाइटर यहीं से वर्ड बना हमारा टाइट्रेशन। ठीक है, जो हम टाइट्रेशन वर्ड बोलते हैं वो टाइटर से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट या कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, मात्रा या सांद्रता को हमें पता लगाना है किसी सब्सटेंस की बाय रिएक्टिंग इट विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। पूरा प्रोसेस समझेंगे। यहां पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हमको कंसंट्रेशन पता लगानी होती है। ठीक है, तो मैट्रिक मतलब मापना, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइट्रीमेट्रिक, रिलेटेड टू मेजरमेंट बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करके हम लोग जब किसी, ये प्रोसेस के हिसाब से हम जब प्रोसेस कर रहे हैं टाइट्रेशन, उसके हिसाब से नाम बना टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। और ये वॉल्यूम नाप रहे हैं, ये उसके हिसाब से नाम बन गया। दोनों का मतलब सेम है, वॉल्यूमेट्रिक बोलो, टाइट्रीमेट्रिक बोल लो। क्लियर है बातें? अभी इसको डिटेल में समझेंगे, फिलहाल थोड़ी बातें आगे कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ही हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव, हमें यहां पर एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी है ये पता लग जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन या सांद्रता जिन लोगों को नहीं पता है, अभी सारी बातें होंगी डिटेल में, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये बार बार एक वर्ड और आ रहा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम को नाप करके हम किसी अननोन सॉल्यूशन की अंदर कितनी सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल जब डिस्कस कर लेंगे पूरा प्रोसेस तब इसको वापस से आके समझेंगे बेसिक प्रिंसिपल को। ठीक है, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर एपरेटस कौन कौन से यूज होते हैं इसको भी देख लेते हैं। एक हम सबको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। अगर आप लोगों ने लैब गए हो, देखा होगा, क्लास 12th में देखा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्यूरेट है। इसके अंदर केमिकल भरा जाता है, यहां पर एक स्टॉप कॉक होता है, इसको खोलते हैं। ठीक है, ये दिखाना जरूरी था, अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो हम इसको करीब करीब 50 ml का रहता है, 10 20, अच्छा ये 20 है, ये 30 40 50 60। ठीक है, हम इसको 50 मान के चलते हैं। लगभग एक बार में 50 ml पानी आ जाता है। जैसे मान लो कितना, यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालते हैं पानी को हम लोग,
पानी मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, कितना 10 ml 20 ml कितना निकल गया वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, देखने का तरीका क्या होता है, पानी जैसे मान लो खर्च हो गया कुछ, तो ये जो नीचे वाटर का लेवल होता है इसको देखा जाता है, ये ऊपर वाले वाटर के लेवल को नहीं देखा जाता है। कितना पानी यूज हो गया नीचे वाले लेवल को देखा जाता है, नीचे वाले मेनिस्कस को। ये ब्यूरेट होती है हमारे पास। ठीक है, इस ब्यूरेट का इस्तेमाल ये होता है, स्टैंडर्ड होती है 25 ml की, 20 ml की, 50 ml की। ठीक है, स्पेशल 25 ml की ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, 2 बार इस्तेमाल। अगर 50 ml हमें लेना है तो 2 बार 25-25 ml करके ले लेते हैं। ठीक है, तो भरा इसके अंदर से हम लोग जो एनालाइट होता है हमारा, जिस सोल्यूशन को चेक करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीज़ें लिंकअप हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसे पिपेट बोलते हैं। देन ये कोनिकल फ्लास्क होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, इसके अंदर केमिकल डाल करके सारा रिएक्शन वगैरह करवाए जाते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं और स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है समझते हैं और एक्सप्लेन प्रोसेस एंड कैलकुलेशन। अब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस, ये 4 चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल में आती हैं इसके प्रोसेस में, और अब पूरा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ये काम कर रही है। अभी जैसे सिंपल से लेके चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा किसको, मोल कॉन्सेप्ट को, है ना। मोल कॉन्सेप्ट से बहुत लोग डरते हैं। याद आ रहा है मोल? ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कहानी है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की तभी समझ में आएगी। इसके लास्ट में जो कैलकुलेशन आती है वो मोल के ऊपर ही बेस्ड होती है। अब सिंपल सी कहानी लेके चलते हैं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पे हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिया, 2 ग्लास ले लिए कांच के, दोनों में 100 ml पानी डाल दिया। समझते जाना बात को, जहां समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना मुझसे, नहीं लगेगा डिफिकल्ट अब। ठीक है, यही एक चैप्टर ऐसा है और उसके बाद ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझो बात को, समझते जाना ध्यान से। बस किसी के मन में ये है कि ये डिफिकल्ट है तो ये मत सोचना कि अरे यार अब समझ में नहीं आएगा ना। एक बार मेरे कहने से बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कोई चीज कहीं पे कोई चीज क्लिक कर रही है, समझ में नहीं आ रही, तुरंत मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपके घरों में ग्लास, कांच के ग्लास होंगे, उसमें आपने 100 ml पानी डाल लिया। ठीक है, एक, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको हम नाम देते हैं बी। आपने ए के अंदर 1 टीस्पून क्या डाली, शुगर डाली। आपने बी के अंदर 2 टीस्पून क्या डाली, शुगर डाल दी। लेट हम थोड़े अमाउंट की बात कर लेते हैं। ये 5 ग्राम है और ये 10 ग्राम हो गई। तो देखो, हम लोग आपसे सवाल जब किया जाएगा तो आपसे सवाल ये होगा कि भाई, अच्छा छोटा ऐसा हो गया ये, ठीक है। अब एक छोटा सवाल, एक शुरुआत करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि दोनों बीकर में से ज्यादा मीठा कौन सा है, तो यही घर में बात होती है, अरे इसमें 2 चम्मच डाल दिए, ज्यादा मीठा हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल दिया हमने, ज्यादा स्वीट कौन सा है, बेसिक भाषा, पहली भाषा। दूसरी भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इसके अंदर चीनी ज्यादा डाल दी है। अब किसकी बात करी आपने, क्वांटिटी की, कि भाई इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। समझते जाना। अब अगर बात करूं कितनी ज्यादा हो गई, तो आप कहोगे कि यहां इसकी दुगनी है या इससे 5 ग्राम ज्यादा है। क्वांटिटी की बात करी, अब आपने अमाउंट की बात कर ली, मतलब एग्जैक्टली कितना है, तो आपने कहा भाई उसकी दुगनी है या 5 ग्राम ज्यादा है। यहां तक बातें सबको समझ में आती हैं कि अरे यार 5 ग्राम ज्यादा है, मीठा है इसलिए। मैं अब अगर आपसे ये बोलूं, जो केमिस्ट्री है, जो मोल कॉन्सेप्ट है, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वो बात करती है, हम सबको पता है, वो इस तरह से बात नहीं करती है। वो ये जानना चाहती है कि इसके अंदर चीनी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चीनी और शुगर की बात करूं मैं, शुगर से पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं ताकि सिंपल लगे। जैसे वाटर ले लेते हैं, H2O, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह अगर हम शुगर की बात कर लें, शुगर को हम ग्लूकोज मान लें,
तो फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो C6H12O6 के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग, दिमाग में बात आ रही है? हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री है, मोल कॉन्सेप्ट, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वहां पर हम क्वांटिटी को मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में क्या करते हैं, नापते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको आगे। ये जो समझा रहा हूं ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक बहुत ही ज्यादा आपको टफ लगेंगे। सीधी सी बात, देखो बात समझने की कोशिश करो। ये आपको इस तरह से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये केवल समझने के लिए, जिन लोगों का बेस वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए। तो मॉलिक्यूल्स को जब आप काउंट करने की बात आती है तो हमको ना चाहते हुए भी मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ता है, उसको बिना समझे हम मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि भाई ये जो O2 है, O2 का वेट कितना है, O2 का मास कितना है, चलिए आंसर दीजिए। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका मास बताइए मेरे को, फटाफट फटाफट कमेंट करो, मेरे को इसका मास बता दीजिए। चलिए फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है। O2 का मास बताइए, देखें कितने लोग जानते हैं। O2 का मास बताइए मेरे को फटाफट, कितना ग्राम है, कितने ग्राम है ऑक्सीजन का मास? चलिए आप लोग आंसर देंगे, उसी के हिसाब से मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, फटाफट बताइए। यहीं से फिर आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कमेंट करें फटाफट। आगे यूनिट लिखिए, ग्राम है, क्या है, केजी है, क्या है? ग्राम है, केजी है, क्या है? यूनिट लिख, बाकी बच्चे भी फटाफट रिप्लाई करें। चलिए, जब आप लोगों को ये चीज मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, उसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन बनेगा फिर आप लोगों के लिए, और चीजें तभी आपको क्लियर होंगी। रिप्लाई बेटा फास्ट। जितेंद्र, श्रद्धा, दीनबंधु, रिप्लाई करें बेटा फटाफट। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सही गलत फर्क नहीं पड़ता, रिप्लाई करो। AMU से क्या मतलब है? आपने बोला 16 AMU, इसको क्या मान लूं मैं? कुछ ग्राम में मेरे को रिप्लाई करें। ग्राम और केजी के टर्म में थोड़ा बात करो ताकि सबको चीजें समझ में आए। AMU अभी फिर वो बहुत डिटेल चला जाएगा मामला। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिप्लाई, ओके 32 ग्राम, यही चीज मैं चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा ग्राम में रिप्लाई करें। देखो, अगर O2 का मास, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, चीजें थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर जाती है, बस रिवाइज करवाना है मेरे को। 32 ग्राम काफी बड़ा अमाउंट है। जैसे अगर आप लोग गोल्ड लेने जाते हो तो 1 तोला 10 ग्राम लेते हो, है ना। 10 ग्राम आजकल कितना चल रहा है, 1 तोले का रेट करीब 1.5 लाख के ऊपर है। वो 10 ग्राम की इतनी बड़ी चेन बन जाती है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर वो 10 ग्राम इतनी बड़ी चेन बन रही है तो ये 32 ग्राम का O2 इमेजिन करो हमारी नाक से घुस के हमारी बॉडी में कैसे जाएगा। ठीक है, ये जो चीज अभी समझते हैं ना, क्योंकि यहीं से आपको मोल, जो मोलैरिटी हम जिस बेस में निकालते हैं ना, मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, और चैप्टर यूं ये वाला टॉपिक खत्म हो सकता है, लेकिन दिक्कत कर जाएगा आगे जाकर के। बहुत सारे टाइट्रेशन है इसमें, वो फिर बार बार वही मोलैरिटी के टर्म में बातें होंगी तो दिक्कत करेगा। तो अब यहां पर अगर आप सोचोगे कि 32 ग्राम तो बहुत भारी है, अगर एक O2 इतना बड़ा है तो ये हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैसे चला जाता है?
ये कैसे घुसेगा 32 ग्राम का, है ना। 32 ग्राम का आपने छोटा सा वो देखा होगा ना, वेइंग बैलेंस में होता है, कितना बड़ा होता है वो। 50 ग्राम का इतना बड़ा आपने देखा होगा मार्केट में होता है, ठीक है। तो एक्चुअली 32 ग्राम जो है ये इसका एक वर्ड बोलते हैं हम लोग आगे, मोलर मास है। बस यहीं से सारी कहानी अब क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, समझना। अब 32 ग्राम आंसर सही है, लेकिन ये मोलर मास है। मोलर मास का मतलब 1 मोल O2 का मास है। 32 ग्राम क्या है? 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम है, ठीक है। अब यही कहानी यहां पे आ गई मोल की। अब मोल कुछ नहीं है, ये बात यहां पे समझ आ गई, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, इतना समझना, ये मोलर मास होता है। अब मोलर मास से क्या मतलब है, बात को समझो। देखो 1 मोल का मतलब क्या है, एक एक्चुअली क्या है, केमिस्ट्री में हम सब जानते हैं मॉलिक्यूल्स के वेट बहुत ज्यादा हल्के हल्के होते हैं, ठीक है। हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बनाना दे दो। अब ये चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, जैसे 1 दर्जन बोला तुरंत आप समझ जाते हो कि हमको वो चीज 12 मिलेगी। 1 दर्जन बोला मतलब वो चीज हमको कितनी मिलने वाली है, 12 मिलेगी। अगर हम बोलेंगे हमें 6 मिली है तो हम बोल देंगे आधा दर्जन मिली है। तो हमने डजन को एक क्वांटिटी बना दी, 1 डजन मतलब 12, ठीक है। 1 तोला हमने बोल दिया 10 ग्राम, तो तोला से हमें क्या समझ में आ रहा है, 10 ग्राम समझ में आ रहा है। उसी तरह बेटा जब हम बोलते हैं 1 मोल, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1 मोल का मतलब हो गया 6 2 3, ठीक है। और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है। ये बात समझ में आ रही है। तो 1 मोल एक्चुअली क्या है, उसका खेल है सारा। तो हम लोग बस यही चीज नहीं समझ पाते हैं कि ये एक्चुअल में जो मास है, ये इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसमें देखो एक एग्जांपल है मेरे पास, अगर आप लोगों को बताता हूं मैं। ओके, ये वैल्यू भी 6023, कई जगह 22 होता है, ठीक है। 2223 फर्क नहीं पड़ रहा, 22 हम सिंप्लिसिटी के लिए कर लेते हैं, वैसे 23 होता है ये, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। तो 1 मोल का मतलब यहां से ये 20 थे, 21 22 23, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर कह रहा हूं ये चीज कैलकुलेशंस आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन बात समझो। अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों रखी गई है, इसको सिंपल समझने के लिए हम सिंपल से एक बात कर लेते हैं कि भाई सबसे जो हल्का मॉलिक्यूल है हमारे पास वो क्या है, हाइड्रोजन का है। तो एक हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन एटम, एक, उसका जो वेट होगा वो होगा 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि अप्रॉक्सीमेट जाता है तुम्हारा, अगर मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा सा वैल्यू सामने आएगी तो अच्छा लगेगा। कितना है, 6.022, ओके। तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 0 पॉइंट, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 ऊपर गए, और आगे की वैल्यू आती है मेरे पास 166 ग्राम। अब जरा इमेजिन करो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, जिसको जहां समझ में नहीं आए बता देना मेरे को। एक हाइड्रोजन एटम का वेट ना इतना है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा H2 की, तो एक H2 का वेट कितना होगा, इंटू 2 कर दूंगा इसमें,
एक H2 का वेट कितना हो जाएगा, इसी में इंटू 2 करूंगा तो आगे 12 13 करके ये हो जाएगा। फिलहाल यहाँ बात करते हैं, तो एक H का वेट इतना हो गया। फिर ये मोल का क्या मतलब है, अब देखो इमेजिन करो कि ये एक H है, आपने एक तराजू लिया, इमेजिन करो आपने तराजू लिया, आप हाइड्रोजन को पकड़ पा रहे हो, इमेजिन कर लो समझने के लिए। यहाँ पर क्या है, रीडिंग, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन लिया यहाँ डाल दिया, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, हाइड्रोजन से पूरा भर दिया इसको। और जब आपने 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते 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 इतने हाइड्रोजन डाल दिए इसके अंदर, 6.023 या 22 इंटू 10⁻23, तो आपने क्या देखा, इसका वेट कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 1 ग्राम। बस यही समझना था कि जैसे आपने इतना लिया, यानी कि 1 मोल के बराबर, मोल एक क्वांटिटी होगी, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतना जब किसी के मॉलिक्यूल लेते हो तो 1 ग्राम दिखा रहा है, और 1 ग्राम इज द मोलर मास। 1 मोल यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल को जब वेट करते हो तो ग्राम में आ जाता है वो। ठीक है, यही सारी कहानी है यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखो हमको कितना अच्छा आइडिया लग जाएगा यहाँ से। इसी तरह अब जैसे यहाँ पे किसकी बात चल रही थी अपनी, अगर ये क्लियर हो गया तो अब ये बड़ा आराम से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्या था, 10 ग्राम शुगर है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे मोल नापने का कितना, एक मोल नापने का सिंपल तरीका होता है, मोल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोल को, नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आता है गिवन वेट, वेट कितना है अपॉन मोलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 10 ग्राम है। और इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास निकालोगे अगर, कार्बन का कितना है, 12 होता है एक कार्बन का, इंटू 6 कर दोगे। हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 है। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, और कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। जब इनको आप ऐड करोगे सबको तो आंसर आएगा 180। ठीक है, तो यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, यह लगभग आ जाएगा 1/18। तो 1/18 यानी कि थोड़ा सा इसको हम डिवाइड कर लें तो 10 ग्राम के अंदर, बस 10 ग्राम के अंदर 0.055 केवल इतने ही क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 0.055। ठीक है, क्वांटिटी समझ में आ रही है। ये मोल्स क्या बता रहा है, कितने मॉलिक्यूल हैं, 0.055, सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स इसके मौजूद हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या है, गिवन मास, कितना मास लिया है, अगर हमको ये पता चल जाए, अब जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है हम उसमें यही पता लगा लेते हैं। ठीक है, ग्राम पता लगा लेंगे, या फिर एक्चुअली पता लगा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जैसे पता लगता है, गिवन मास हमारे पास होता है, मोलर मास लगा करके हम लोग उसके क्या निकाल ले रहे हैं, वेट निकाल ले रहे हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी वो पता चल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। अगर ये चीज समझ में आ गई है कि किस तरीके से मोल्स की हेल्प से या वेट की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स, कितनी क्वांटिटी पता लगा पा रहे हैं, या इस क्वांटिटी से हम उल्टा कितने मोल्स है वो पता लगा सकते हैं, या कितना उसका वेट है वो पता लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है। थोड़ा सा कुछ बच्चों कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन सिंपल सी कहानी यहां पर यही थी, घूम फिर के जो आएगी मोल्स की। मोल यानी कि N इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, N इक्वल टू W अपॉन M। W हो गया गिवन वेट और M हो गया मोलर मास। ये चीज क्लियर हो गई। यहां से हम N क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अगर क्वांटिटी इतनी हो जाएगी तो हम बोलेंगे 1 मोल हो गया है, इसकी आधी होगी तो हाफ मोल बोलेंगे, इसकी दुगनी हो जाएगी तो बोलेंगे 2 मोल्स हो गया है। ठीक है, तो हमें ये क्वांटिटी यहां से पता चल जा रही है।
उसके हिसाब से हम लोग अपना वेट निकाल लेंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, जो हमारे पास, अब समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को। ठीक है, ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं पहले, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से पहले समझ लो इसको पहले अभी हटा देता हूं। नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपना, नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या बता रहा है? कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है। थोड़ा सा और रिवर्स चलते हैं, मैं यहाँ किस भी बात कर रहा था, आप कह रहे थे सर ये 5 ग्राम इसमें ज्यादा है, तो आप क्वांटिटी में बात कर रहे थे, हम लोग किस में बात करेंगे अब? मोल्स में। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, ये जो क्वांटिटी है ना, और हम लोग बोलते हैं इसकी मात्रा ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो केमिस्ट्री में हम ग्राम में बात ना करके, जैसे यहां हमने क्या बोला 5 ग्राम ज्यादा है, हम बोलेंगे इसमें इतने मोल्स ज्यादा है, मोल्स के टर्म में बात करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कंसंट्रेशन के लिए? कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं मोलैरिटी। 3 तरीके होते हैं निकालने के, फिलहाल मोलैरिटी की बात कर लें, केवल उतना ही काफी। कैपिटल एम, यानी कि कैपिटल एम क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स मौजूद हैं इन अ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी सिंपल सी कहानी है। अभी अब मैं बोल दूं यहां पर अगर कि भाई मेरे पास एक लीटर के 2 बीकर हैं, ये भी 1 लीटर का है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है 1 लीटर, और इसके अंदर भी 1 लीटर पानी है, और इसके अंदर मैं बोलूं अगर आपसे कि इसके अंदर 1 मोल है और इसके अंदर 2 मोल है। अब मोल यानी कि आप समझ सकते हो, इसके अंदर चीनी के कितने कण हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके अंदर चीनी के कितने कण होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2। तो बस यहाँ मोल्स की टर्म में बात चल रही है। ये किसके टर्म में बात चल रही है? मोल्स की। अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे तो कितने ग्राम चीनी हो जाएगी? उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था? 180। यहां कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा उसका। मोलर मास से हम लोग निकाल लेंगे। 1 मोल का मास उसका 180 जा रहा था, 2 मोल का मास दुगना हो जाएगा। तो ये है असली चीज जो हम लोग स्टार्टिंग में डेफिनेशन थी हमारे पास कि कंसंट्रेशन को मोलैरिटी बोला जाता है, सांद्रता। ये जब हम मोलैरिटी निकालते हैं उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ती है और वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। ये एक फॉर्मूला है कंसंट्रेशन निकालने का। अब इसका इस्तेमाल हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कैसे करते हैं वो चीज हमको समझनी है। चलिए अब इधर आ जाते हैं। अब सब लोग फोकस करेंगे यहां पर। यहां से किसी को कोई चीज पूछनी तो नहीं है? देखो ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, फिर कह रहा हूं परेशान नहीं होना। समझ लोगे तो ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर वो रटने रटने जैसा हो जाएगा, और रटोगे तो फिर भूलोगे भी ज्यादा। क्लियर है यहां तक बातें? यहां तक बातें क्लियर हैं? ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें अगर हम लोग, देखो यहां पर क्या हो रहा है। हमारे पास मान लो एक केमिकल है, ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। एक हमने क्या किया, हमारे पास कोई अननोन केमिकल था, ठीक है। मान लिया वो कितना था? 10 ग्राम अननोन केमिकल। भाई अननोन है ना, वेट तो कर सकते हैं ना। हमने क्या किया, इस 10 ग्राम को एक बीकर लिया और उस 250 ml में, 250 ml कह लो, 250 ml बहुत ज़्यादा हो गया, हम यहाँ पे कर लेते हैं 20 ml। 20 ml पानी ले लिया, और ये जो अननोन था, समझते जाना, पूरी कहानी चल रही है अब यहाँ पर, जो पीछे समझा उसे लिंकअप करेंगे अभी। ये जो अननोन था, ठीक है, इस अननोन को हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया।
ये हो गया इसका क्या, गिवन वेट, दिस इज द गिवन वेट, यानी कि W आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये मैं मान लूं इसका कंसंट्रेशन भी नहीं पता मेरे को, M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, और वॉल्यूम कितना है 20 ml। वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 ml को डिवाइड बाय 1000 करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बात की बात रह गई, समझो बात को अब यहाँ पर। तो ये आ गया M1, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, इसको हम फिलहाल N1 मान लेते हैं। एक हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी यहाँ पर। ठीक है, अब इस 20 ml को हमने यहाँ बीकर में डाल दिया, किस में डाल दिया, बीकर में। बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए ले लेते हैं कि ये मान लेते हैं इसके अंदर, चलो एग्जाम्पल बाद में लेंगे अभी उसको। ठीक है, इसमें डाल दिया। अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, स्टैंडर्ड जिसके बारे में हमें सब कुछ पता था। ठीक है, उसका हमने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। ये था हमारे पास स्टैंडर्ड, हमें इसका जो गिवन वेट लिया वो डाला यहाँ पर, जितने ग्राम भी लेंगे उसको बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि W उसका हमें पता है। ठीक है, W पता होने की वजह से हमें इसके W जो 2 है ये पता है, W पता होने की वजह से हमें इसे N2 है वो भी पता होता है, सॉरी N2, हाँ N2 पता है। तो हमें इसकी ओवरऑल क्या पता है, मोलैरिटी पता है, कितना मोलैरिटी बन रहा है और कितने वॉल्यूम में बनाया है, तो वॉल्यूम भी हमको क्या होता है, पता होता है। ओवरऑल कहानी ये है कि हमें इसकी मोलैरिटी पता है, कितना कंसंट्रेशन हमने तैयार किया है कि इतने लीटर में इतने मोल्स हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, 20 ग्राम लेके 30 ग्राम लेकर के, जिसके हमने वेट किया, क्या केमिकल लिया वो भी हमें पता है, उसका मोलर मास पता है। तो जब मोलर मास पता है तो M इक्वल टू N/V करके हमको ये पता चल जाता है, हम ये निकाल लेते हैं। तो इस स्टैंडर्ड की मोलैरिटी हमको पता है। समझना, ये जो पूरी प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ये अब रिपीट नहीं करूंगा, ये स्टार्टिंग में फिर बार बार सीधा बोला करूँ टाइट्रेशन हो रही है और ये है करके। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्यूरिट में भरेंगे। किस में भरेंगे, ब्यूरिट में। जो हमारे पास ब्यूरिट थी आप लोगों ने देखी थी। ठीक है, यहाँ पे स्टॉपर था, इसके अंदर भर दिया। ये 0 से लेके यहाँ पे कितना था, 50 तक था। ठीक है, पूरा 50 ml है ये। अब क्या करेंगे इसके, अच्छा एक चीज और होती है, ये मेरे पास क्या है, अननोन सैंपल है। इसके अंदर हम एक चीज और डालते हैं जिसको कि हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है, उसका क्या काम होता है बताऊंगा मैं अभी। अब हमने जो ये वाला केमिकल था इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर नीचे गिराना स्टार्ट किया। अब देखो होता क्या है, अब समझना बात को। ये मेरे पास अननोन है 20 ml वाला, नीचे फ्लास्क में है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। इसको मैं फिलहाल मान लेता हूं A और इसको मान लेता हूं B। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर हम मान लेते हैं हमें इस अननोन के नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। ठीक है, और B इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि A के हमारे पास 1000 मोल है। A यहां पर कितना मौजूद है, 1000 मोल्स पता नहीं है हमें, ये तो ढूंढना है। ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरा रहे हैं, B को गिरा रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप। A B के साथ मिलके क्या बना लेता है, AB बना लेता है। ठीक है, अब देखो B ऊपर से गिर रहा है, A के साथ रिएक्ट कर रहा है, A भी बना ले रहा है। ठीक है, B गिरा, B पहले कितने गिरेंगे, लेट मान ले 1 2 करते करते 500 गिर गए। ठीक है, 700 गिर गए सब, क्योंकि अभी यहाँ पर एक मौजूद है, A के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, वो इससे रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही एक B के 1000 गिरेंगे, अब A के सारे 1000 के 1000 मॉलिक्यूल A भी बन चुके होंगे। समझना बात को। अब जैसे ही यहां पर हम एक एक्स्ट्रा B गिराएंगे, ठीक है, जैसे ही यहां पर हम एक्स्ट्रा B गिराएंगे, 1001 या ड्रॉप गिरती है तो उसमें एक साथ 8 10 15 मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाते हैं। मान लो 1000
10 तक मॉलिक्यूल आ गए। ये जो 10 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आ गए, ये जो यहां पर इंडिकेटर है, ठीक है, यानी कि अब ये 10 मॉलिक्यूल हम मान लें बी के, B10 कर लेते हैं इसको। ये अब ए तो बचा नहीं, ए सारा रिएक्ट कर गया यहां पर। बी अब इंडिकेटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, BI बनाएगा, जो कि कलर शो करता है इंडिकेटर के साथ मिलके। अब ये क्या 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 दिखाएगा, कलर दिखाएगा। जैसे ही कलर दिखाई पड़ेगा हम समझ जाएंगे कि सारा का सारा ए खत्म हो चुका है। अब जो बी ऊपर से एक्स्ट्रा आ रहा है वो इंडिकेटर के साथ मिल रहा है और कलर दे रहा है। मैं रिएक्शन को यहां पर रोक दूंगा। बहुत ध्यान से बात समझना। अब यहां पर इतनी प्रोसेस प्रैक्टिकल की अगर आपको समझ में आ रही है तो यहां से अब हमको बेनिफिट क्या मिला। हमको एक चीज तो ये पता चल गई कि ए पूरा रिएक्ट हो चुका है। अब यहां से लेट मान लेते हैं कि 30 ml ये इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ये खर्च हुआ। 30 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन खर्च हुआ। इस 30 ml जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन खर्च हुआ है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे कितने होने चाहिए, मोल्स कह लो मॉलिक्यूल्स कह लो, कितने होने चाहिए, 1000 ही तो होंगे, तभी तो इस 1000 के साथ रिएक्ट कर गए। बात समझ में आ रही है। यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स और ये वाले नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपस में रिएक्ट कर जाएंगे जो एक्स्ट्रा भी गिरेगा वही इंडिकेटर से मिलेगा। तो यहां के हिसाब से अगर मैं ये देखो, ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको N1 इक्वल टू M1 और इसको V1 कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, लीटर है, V1 कर दिया इसको। तो अब जो N1 के मोल्स हमें पता ही नहीं थे, लेकिन यहां से हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये 30 ml है, इसके अंदर जो ये जो N2 है ये इसी के ही बराबर होगा, तभी ना वो रिएक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा यहां चला गया। तो बस यही चीज हमें यहां समझनी है, ठीक है, और यही चीज समझनी होती है। तो ये हमारे पास कहानी क्या बनी जा करके। अब N2 की कहानी क्या हो गई, M2 हमको पता है कितना है, ये हमें पता था। अब वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ, V2, ये भी हमें पता है 30 ml। M2 पता है। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होने वाले हैं, दिस N1 के बराबर। ये बात समझ में आई, क्योंकि 30 ml के अंदर उतने मोल थे, मॉलिक्यूल्स थे जो इससे रिएक्ट कर गए। तो ये वाले नंबर ऑफ मोल्स और ये वाले नंबर ऑफ मोल्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। N1 इक्वल टू N2 होंगे, तो यानी कि N1 क्या हो गया, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये इक्वेशन बार बार आपके पास आएगी और आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या चल रहा है। अब यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई M2 क्लियर है, V2 क्लियर है। V2 कितना है, 30 है, यहां पर M2 जो भी हमने वहां कैलकुलेट किया था। V1 हमारे पास क्लियर है, कितना लिया था हमने, V1 20 ml लिया था, ठीक है। हमको यही तो निकालना है कंसंट्रेशन M1। जैसे ही M1 निकल जाएगा हम N की वैल्यू पता चल जाएगी हमको। यही तो M1 निकालना था हमको, ठीक है। अब चाहे ऐसे निकाल लो या सीधी सी बात बोली जाए कि अगर आप इनडायरेक्टली देखा जाए ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो तो भी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, M1 V1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वाले नंबर ऑफ मोल्स और ये वाले नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। चाहे आप इन दोनों को बराबर कर लो या ऐसे करके लिख लो। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बार बार आएगी, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, यही बार बार हम बात करते हुए चलेंगे। और अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है, ये जो M1 निकल के आएगा यहां से हमारे पास क्या था, ये नॉन सब्सटेंस था, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता थे हमें, इसका केवल कितना ग्राम है वो पता था, ठीक है, और वॉल्यूम पता था, मोलैरिटी नहीं पता चल रही थी। तो वो हम लोगों ने इस तरीके से क्लियर करी है। ये है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूम कैलकुलेट करके, क्या कैलकुलेट किया हमने, कितना ml खर्च हुआ, वॉल्यूम कैलकुलेट किया। ये प्रोसेस को टाइट्रेशन बोला गया। वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली कि अच्छा इतना स्टैंडर्ड वाले का इतना लगा, उससे हमने इस अननोन वाले का ग्राम तो पता था कितना है, लेकिन कितने मोल्स है ये नहीं पता था, हमने वो पता कर लिए, कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके यहां पे। ये कहानी समझ में आई, ये कहानी समझ में आ गई है।
एग्जाम्पल किस टाइप से चाह रहे हैं? एग्जाम्पल में मैं उसमें मेंशन कर दूंगा या फिर एक एक्स्ट्रा दे दूंगा कि वैल्यूज हैं, वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख लो, ठीक है। अभी एकदम ऐसे तो एकदम जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिमाग में नहीं है अभी इस समय, वैल्यूज यहां पर रख सकते हो कोई भी, या मैं एक एग्जाम्पल देख लूंगा कोई मिल जाएगा सही सा जो डेली लाइफ में यूज होता है, या नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए जो कॉमन होगा, उसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा फिर। ओके ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां पे बेटा वैल्यूज ही हमें कोई ना कोई लेनी पड़ेंगी। बाद बाकी बस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो तरीका है वो यही होता है, एक अननोन होता है, ये नोन होता है, इससे हम एमएल कैलकुलेट करके एंड टू एंड तो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ये क्लियर हो गए सबको? एग्जांपल देखता हूं मैं, उसमें नोट्स में ऐड कर दूंगा, अगर उसके बाद क्लियर नहीं होता है जिस तरह से शुगर का दिया था, ठीक है। शुगर वाले के लिए मेरे को एक एग्जांपल इसमें शायद मैंने नहीं दिया है, मैं एक ऐड कर दूंगा एग्जांपल, ठीक है। नोट्स को अभी क्लास के बाद अपडेट भी कर दूंगा, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अगर वो एग्जांपल समझ में नहीं आता तो कल जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले उस एग्जांपल को एक बार वापस रिपीट कर दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एकदम एग्जांपल बनाने में टाइम लग जाएगा फिर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी चीजें थी। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोगों ने इसका बेसिक प्रोसेस समझ लिया है। अब देखो की कंपोनेंट जो है इसके, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो समझाई है मैंने। ब्यूरेट के अंदर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं उसको टाइट्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट, ये याद रखिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ब्यूरेट होती है। देन जो अननोन होता है उसको एनालाइट बोला जाता है, जिसको हम जांच रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग इंडिकेटर भी डालते हैं, इंडिकेटर की डेफिनेशन दे दी अभी आगे भी आ जाएगी। ये जो प्रोसेस है ऐड करना, टाइट्रेंट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला जाता है। नीचे जिसको चेक कर रहे हैं, जिसके मोल्स पता करने हैं, उसको हम लोग एनालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इसमें डालना, इसको टाइट्रेशन कहा जाता है। अब इसमें दो बातें आएंगी, ठीक है, एक आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, एक आएगा एंड पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, जो एंड पॉइंट होता है ये फिजिकली विजिबल होता है। जैसे सॉल्यूशन क्लियर होगा, जैसे ही एंड पॉइंट पास में आने वाला होता है, एक बूंद एक्स्ट्रा डालते हो, थोड़ा सा कलर आता है, आप उसको हिला देते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, ये जो प्रोसेस आप कर रहे थे इसको आप लगातार हिलाना पड़ता है, क्योंकि जो ड्रॉप आती है ना, ताकि अच्छे से पूरे में स्प्रेड हो जाए। कोई भी अगर मान लो बी ऊपर से गिर रहा है, कोई भी अगर ए का पार्टिकल बचा हुआ तो उससे रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो इसको लगातार हिलाना पड़ता है। जैसे ही एंड पॉइंट आता है, देखो एकदम से कलर चेंज आता है, परमानेंट पिंक हो जाएगा, अब वो कलर जाएगा नहीं, ठीक है, परमानेंट पिंक हो गया। ये हो गया एंड पॉइंट। यहां पर हम अपना जो टाइट्रेशन है उसको बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, जो वॉल्यूम होता है उसको नाप लेते हैं। फिर एक बात आती है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। जैसा कि मैंने यहां पे बताया, इक्विवेलेंस पॉइंट एक्चुअली क्या है, हमारा वो वाला पॉइंट कहलाता है। अभी मैंने क्या बताया कि आप जैसे ही मान लो एक बूंद डाला आपने, वो एक बूंद में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, 100,000 मॉलिक्यूल हो सकते हैं एक्स्ट्रा। तो हुआ क्या एक्चुअली, हजार हमारा यहां पे पूरा क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। और जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा पड़ती है, उस ड्रॉप में मान लो 500 मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से कलर पिंक आ गया। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पर हमारे ये वाले मॉलिक्यूल और ये वाले मॉलिक्यूल स्टैचोमेट्रिकली मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकली क्या है, ए के भी 1000 और इसके भी 1000, ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू बिल्कुल इक्वल वाली, उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए हम लोग काफी कोशिश करते हैं, हो भी जाता है अचीव, लेकिन जनरली जो लैब में आप लोग काम करोगे, आप एंड पॉइंट देख के काम करते हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, जहां पर हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू जो है, यानी कह लो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, ठीक है, स्टैचोमेट्रिकली इक्विवेलेंट हो गया, 100,000 इसके भी 1000 इसके भी। बट एंड पॉइंट में स्टैचोमेट्रिकली इक्विवेलेंट नहीं होता है, एक का एनालाइट का कम रह जाता है, ऊपर से जो टाइट्रेंट डाल रहे हैं उसके 100, 500, 50 जो भी है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है।
क्लियर? इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहां पर क्या कर दिया है, अलग अलग तरीके से, टाइट्रेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेस है, एनालाइट है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डाला जाता है जो चेंज करता है क्या, कलर को एट और नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वहां पे कलर क्या होता है, हमारा चेंज होना स्टार्ट होता है। क्यों चेंज होना स्टार्ट होता है ये हम बता दिया अभी। ए पूरा खत्म हो चुका है, जो बी ऊपर से एक्स्ट्रा आया वो इंडिकेटर से रिएक्ट करके क्या करता है, कलर देता है। एक बात और बता दूं, आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए थी, नहीं आई कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग में आना चाहिए था, सर ये ऊपर से गिर रहा था, इंडिकेटर पहले से ही था, तो ये पहले ही इंडिकेटर से रिएक्ट क्यों नहीं कर गया? ठीक है, तो ये पहले ही इंडिकेटर से रिएक्ट इसलिए नहीं कर गया क्योंकि जो बी था उसकी ए के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस इंडिकेटर के होने के बावजूद वो इंडिकेटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वो ए से ही रिएक्ट करेगा क्योंकि उसकी जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी है वो ए के साथ ज्यादा है। ठीक है, चलिए देन प्राइमरी टाइट्रेंट, सेकंड टाइट्रेंट, इसको आप कल करते हैं, ठीक है ना, क्लास में तो बहुत लंबी हो जाएगी अभी, तो काफी सारे पॉइंट इसके अंदर और हैं। तो यहां तक आप पूरा कवर कीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइट्रेंट, इसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 करके। इसको अच्छे से प्रोसेस को पूरा समझ लीजिएगा। बाकी कल कुछ इंडिकेटर्स वाली बातें करेंगे, टाइट्रेंट की बातें हैं, एक दो चीजें और रहेंगी, और फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे। इसको आप पढ़िएगा, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मैं कल वापस से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। कल जब स्टार्ट करेंगे तो मैं एग्जाम्पल पहले वापस से एक लेके आ जाऊंगा अच्छा सा, उसको एक्सप्लेन करता हुआ एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कि कैसे कैसे टाइट्रेंट सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर कर लेना, और उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। ठीक है, इसको पढ़ो समझो, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना। अभी आधे एक घंटे के अंदर मैं क्या करूंगा, नोट्स को अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल, इसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लो इसको। ओके, गुड नाइट।